आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम मल्ली और वल्ली के साथ पूरे भारत के एक शानदार ट्रिप पर चलने वाले हैं और यकीन मानिए ये कोई आम वेकेशन नहीं है। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हमारे रोजमर्रा के एकदम साधारण से कामों में भी कमाल की साइंस छिपी होती है। आज का हमारा फोकस है सेपरेशन, यानी चीजों को एक दूसरे से अलग करने का विज्ञान। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरी बात से। आपने कबीरदास जी का वो मशहूर दोहा तो सुना ही होगा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। मतलब अच्छी चीजों को रख लेना और बेकार को उड़ा देना। ये महज एक कविता नहीं है, ये दिखाता है कि काम की चीजों को बेकार चीजों से अलग करने का ये कॉन्सेप्ट हमारी संस्कृति में कितनी गहराई से बसा है, वो भी किसी साइंस लैब के बनने से बहुत पहले। तो इस सफर का हमारा पहला स्टॉप है हरियाणा में नानी जी का खेत। एकदम ठेठ ग्रामीण माहौल और चारों तरफ कटे हुए अनाज के बड़े बड़े ढेर। घर के आंगन में तरह तरह के अनाजों की ढेरी देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। यहीं से शुरू होती है हमारी सेपरेशन की ये प्रैक्टिकल कहानी। अब दिलचस्प बात यह है कि साइंस को समझने के लिए आपको खेतों में जाने की भी जरूरत नहीं है। खाने की मेज पर ही देख लीजिए, पुलाव की प्लेट से साबुत लाल या हरी मिर्चियों को उंगलियों से चुनकर साइड में रखना, ये एक ऐसा काम है जो हम सबने कभी ना कभी किया है ना? बस यही तो है सबसे बेसिक सेपरेशन। और विज्ञान की भाषा में इस आसान सी ट्रिक को हैंड पिकिंग या हस्त चयन कहते हैं। ये तरीका तब एकदम जादुई रूप से काम करता है जब अवांछित या बेकार चीजें मात्रा में कम हों और उन्हें उनके रंग, रूप या आकार की वजह से आसानी से पहचाना जा सके। चावल या दाल से छोटे कंकड़ बीनना भी इसी का एक क्लासिक उदाहरण है। चलिए डाइनिंग टेबल से उठकर वापस खेतों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बड़े पैमाने पे ये सब कैसे होता है। वहां किसान भारी लकड़ी के लट्ठों पर गेहूं के सूखे डंठलों को जोर जोर से पीटते नजर आते हैं। और हाँ, इस भारी मेहनत वाले काम में थकान ना हो और एक रिदम बनी रहे, इसके लिए वो अक्सर बढ़िया लोकगीत भी गाते हैं। इसी पीटने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहा जाता है। जाहिर है इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि उन सूखे डंठलों के अंदर जो अनगिनत छोटे छोटे अनाज के दाने मजबूती से कैद होते हैं ना, उन्हें आजाद करने का यही एक तरीका है। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। थ्रेशिंग के बाद एक नई पहेली सामने खड़ी हो जाती है। अनाज के दाने तो बाहर आ गए, लेकिन वो अभी भी बेकार भूसी के विशाल ढेरों में मिक्स हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे भारी दानों को इस हल्की भूसी के पहाड़ से अलग कैसे किया जाए? तो इसका जवाब बड़ा ही स्मार्ट है और इसके लिए प्रकृति हमारी मदद करती है। किसान बस एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े हो जाते हैं और टोकरी में भरे इस मिक्सचर को धीरे धीरे हिलाते हुए नीचे गिराते हैं, और बाकी का सारा मुश्किल काम वो तो बहती हुई हवा खुद ब खुद कर देती है। यहाँ का भौतिक विज्ञान एकदम सिंपल और सटीक है। होता यह है कि जो भारी दाने होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से सीधे नीचे गिरकर एक साफ ढेर बना लेते हैं, और जो हल्की भूसी होती है उसे हवा का झोंका थोड़ी दूर उड़ा ले जाता है ना कमाल का तालमेल। इस काम के लिए बांस से बनी जिस पारंपरिक टोकरी का इस्तेमाल होता है उसे सूप कहते हैं। याद आया कबीरदास जी का वही दोहा जिससे हमने शुरुआत की थी। ये सूप असल में उस सदियों पुराने दार्शनिक विचार को हमारे सामने एक भौतिक रूप में जिंदा कर देता है। हवा की ताकत का इस्तेमाल करके भारी और हल्की चीजों को अलग करने के इस सदियों पुराने और बेहद असरदार तरीके को विनोइंग या हिंदी में ओसाई कहा जाता है। खैर, आज के इस मॉडर्न जमाने में तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है। आजकल ऐसी शानदार थ्रेशिंग मशीनें आ गई हैं जो डंठल पीटने यानी थ्रेशिंग और हवा से भूसी उड़ाने यानी विनोइंग दोनों का काम एक ही समय पर कर डालती हैं। हमारी पारंपरिक साइंस अब पूरी तरह से मशीनों में समा गई है। अब खेतों की साइंस से आगे बढ़ते हैं। एक मजेदार ट्रेन का सफर हमें सीधा ले चलता है अहमदाबाद। यहाँ एक नया चैलेंज हमारा इंतजार कर रहा है। दादी जी के साथ गर्मा गर्म और मीठी पूरियां बनाने की तैयारी। पर असली कुकिंग तो तब शुरू होगी ना जब आटा तैयार हो। आटा गूंथने से पहले एक बहुत जरूरी स्टेप होता है। गेहूं के आटे से मोटे चोकर को बड़ी सावधानी से एक छलनी की मदद से अलग करना पड़ता है। इसे हम सीविंग या चालन कहते हैं। ये पूरी तरह से साइज के डिफरेंस पर काम करता है। जो बारीक आटा होता है वो छलनी के माइक्रोस्कोपिक छेदों से नीचे गिर जाता है, और चोकर के जो बड़े टुकड़े होते हैं वो ऊपर ही फंस जाते हैं। सिंपल लेकिन बेहद असरदार तरीका।
अब जब खाने और स्वाद की बात हो रही है तो नमक के बिना सब अधूरा है। क्या आपको पता है कि समुद्र से नमक कैसे निकाला जाता है? ये बहुत ही दिलचस्प है। समुद्र के पानी को उछले गड्ढों में फंसाकर रोक लिया जाता है और फिर बस सूरज की तेज धूप और हवा को अपना काम करने दिया जाता है। इसके पीछे जो साइंस है उसे इवैपोरेशन यानी वाष्पन कहते हैं। इसकी खासियत पता है क्या है? ये उस ठोस चीज को भी अलग कर सकता है जो किसी लिक्विड में पूरी तरह से घुलकर गायब हो चुकी हो। पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे रह जाता है हमारा सॉलिड नमक। खैर, अब ये छुट्टियां अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई हैं। ये सफर परिवार को सीधा पुडुचेरी ले जाता है, और वो भी एकदम सही टाइम पर, ठीक दादा दादी की शाम की चाय के वक्त। और आप यकीन नहीं मानेंगे, चाय की चुस्कियों के साथ भी साइंस जुड़ी हुई है। दादाजी यहाँ बिना छलनी के चाय परोसने का एक बड़ा ही स्मार्ट और जुगाड़ू तरीका दिखाते हैं। वो क्या करते हैं कि चाय को थोड़ी देर बर्तन में ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे भारी पत्तियां नीचे बैठ जाती हैं। फिर वो बड़ी सावधानी से बिना पत्तियों को हिलाए ऊपर से एकदम साफ चाय को कप में उंडेल देते हैं। साइंस में भारी कणों के नीचे बैठने को सेडिमेंटेशन यानी अवसादन और फिर ऊपर के लिक्विड को उंडेलने को डिकेंटेशन यानी निस्तारण कहा जाता है। अब इमरजेंसी में तो ये तरीका कमाल का है, लेकिन ये 100% परफेक्ट नहीं है। एक दो शरारती चाय की पत्तियां छुपकर आपके कप में आ ही सकती हैं। इसीलिए अगर आपको बिना किसी मिलावट वाली एकदम स्मूथ चाय चाहिए तो आपको असली फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए एक प्रॉपर छलनी का इस्तेमाल होता है जो हर एक ठोस पत्ती को पूरी तरह रोक लेती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको मटमैले पानी जैसी एकदम बारीक गंदगी को साफ करना हो तो क्या साधारण कपड़े या छलनी से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे में एक स्पेशल फिल्टर पेपर को मोड़कर एक कोन बनाना पड़ता है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की गंदगी को भी फंसा लेता है। फिल्टर का चुनाव हमेशा गंदगी के साइज पर तय होता है। तो देखा आपने, खेतों के इतने बड़े पैमाने से लेकर हमारी किचन के छोटे से काउंटर तक चीजों को अलग करने की ये साइंस हर जगह मौजूद है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल, इस वक्त आपके घर में और कौन-कौन सी सेपरेशन की प्रोसेस चुपचाप चल रही हैं? जरा ध्यान से देखिए, शायद आपके आसपास ही कोई नया वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा हो।